डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर पृष्ठीय रसायन सरफेस केमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो अधिशोषण की दर को या अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है अधिशोष्य या गैस की प्रकृति। अधिशोष्य या गैस की प्रकृति, जो गैस अधिशोषित होती है उस गैस की प्रकृति पर भी अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है। अधिशोषण की मात्रा इस पर किस प्रकार से निर्भर करती है कि जो गैस आसानी से द्रवित होगी, आसानी से द्रवित होने वाली गैसें, द्रवित होने वाली गैसें अधिक मात्रा में अधिशोषित होती है, अधिक मात्रा में अधिशोषित होती है। और आसानी से द्रवित कौन सी गैसें होंगी? तो देखो, गैसों का द्रवीकरण आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। गैसों के द्रवीकरण में आपको पता है कि दाब उच्च रखना पड़ता है, ताप कम रखना पड़ता है। कम ताप और उच्च दाब पर गैसें द्रव अवस्था में बदल जाती हैं। तो जिन गैसों के लिए क्रांतिक ताप का मान अधिक होता है वो गैसें उतनी ही आसानी से द्रव अवस्था में बदलती हैं। क्रांतिक ताप क्या है? क्रांतिक ताप टीसी से लिखते हैं इसको। वह न्यूनतम ताप जिससे उच्च ताप पर गैस को द्रवित ना किया जा सके, द्रवित नहीं किया जा सके, चाहे दाब कितना ही अधिक हो। तो क्रांतिक ताप क्या है? वह न्यूनतम ताप जिससे उच्च ताप पर गैस को द्रवित ही नहीं कर सकते हम, चाहे हम दाब को कितना भी अधिक बढ़ा लें, तो उसी ताप को अपन बोलते हैं क्रांतिक ताप। अब क्रांतिक ताप का मान जिस गैस के लिए अधिक होगा वो गैस आसानी से द्रवित हो जाएगी सामान्य ताप पर। जैसे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, N2H2, ये इन गैसों के लिए क्रांतिक ताप का क्रम है। SO2 के लिए क्रांतिक ताप का मान सर्वाधिक होता है 430 केल्विन। TC का मान क्या होता है? 430 केल्विन। जबकि इसके लिए जो होता है वो सबसे कम होता है 33 केल्विन। तो इस चीज का अर्थ समझो। सल्फर डाइऑक्साइड तो 430 केल्विन या उससे कम ताप पर दाब बढ़ाने पर द्रव अवस्था में बदल जाती है। द्रव अवस्था में बदल जाएगी तो इसका अधिशोषण आसानी से हो जाएगा, ये ठोस की सतह पर अधिशोषित हो जाएगी। 430 केल्विन ताप, ये ताप अपना प्राप्त कर सकते हैं। 430 से कम पर आप चाहे इसको 373 केल्विन पर रखो, 370 केल्विन पर रखो, चाहे किसी भी ताप पर रखो, पर 430 केल्विन से कम ताप रखना चाहिए। अगर 430 से 435 कर दिया, फिर चाहे तुम दाब को बढ़ाओ, ये द्रव अवस्था में नहीं बदलेगी, द्रवित नहीं होगी। जबकि हाइड्रोजन के लिए क्रांतिक ताप का मान क्या है? 33 केल्विन। हाइड्रोजन के लिए इसका मान 33 केल्विन है। इसका 33 केल्विन से ज्यादा ताप रखोगे तो हाइड्रोजन गैस तो द्रव अवस्था में बदलेगी नहीं, और 33 केल्विन ताप प्राप्त करना अपने लिए क्या है? बहुत मुश्किल है।
तो ये देखो हाइड्रोजन गैस आसानी से द्रव अवस्था में नहीं बदलती, तो और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो आसानी से द्रव अवस्था में बदल जाती है। इस कारण से इनके जो अधिशोषण की मात्रा है वो भी, उसका भी क्रम यही रहेगा। ये जो क्रम लिखा है मैंने, यही तो इनके क्रांतिक ताप का भी क्रम है, क्रांतिक ताप के घटते क्रम में लिख दिया, और यही इनका क्या है, अधिशोषण की मात्रा का क्रम भी। गैस बदलते ही अधिशोषण की मात्रा बदल जाएगी। एक तो तुम प्लेटिनम पर सल्फर डाइऑक्साइड को अधिशोषित करो, एक हाइड्रोजन को करो, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस है जो आसानी से अधिशोषित होगी, अधिक मात्रा में अधिशोषित होगी। ठीक है, तो जिस गैस के लिए क्रांतिक ताप का मान अधिक होगा उसका द्रवीकरण आसानी से होगा और उसकी अधिशोषण भी शीघ्रता से होगा। तो टीसी का मान बढ़ने पर द्रवीकरण बढ़ेगा, और द्रवीकरण बढ़ेगा तो अधिशोषण भी बढ़ेगा, ये याद रखना। ठीक है भाई, तो पहला कारक हमारा क्या हो गया, अधिशोष्य या गैस की प्रकृति। टीसी का मान ज्यादा होगा, वो गैस आसानी से द्रवित हो जाएगी। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरा फैक्टर देखते हैं, अधिशोषक का सतही क्षेत्रफल। अधिशोषक का सतही क्षेत्रफल। दूसरा फैक्टर है अधिशोषक का सतही क्षेत्रफल। देखो अलग अलग गैसें अलग अलग अधिशोषकों पर, सॉरी एक ही गैस है जो अलग अलग अधिशोषक पर अलग अलग मात्रा में अधिशोषित होती है। तो एक तो आपका अधिशोषक ठोस व रंध्र विहीन हो, रंध्र विहीन, तो इसकी तो अधिशोषण की जो शक्ति होगी वो कम होगी, किसके तुलना में, खुरदरे व रंध्र युक्त अधिशोषक की तुलना में। क्योंकि देखो चूर्णित रहेगा, रंध्र युक्त या चूर्णित वाला जो रहेगा जिसमें रंध्र रहेंगे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक, और एक प्लेन हो, रंध्री ना हो जिसमें, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, कम। इस वजह से ठोस व रंध्रहीन अधिशोषक की अधिशोषण की दर जो कम होती है खुरदरे या चूर्णित व रंध्र युक्त अधिशोषक की तुलना में। अब एक चीज आती है विशिष्ट क्षेत्रफल। विशिष्ट क्षेत्रफल क्या है, विशिष्ट क्षेत्रफल एक ग्राम अधिशोषक, 1 ग्राम अधिशोषक द्वारा, 1 ग्राम अधिशोषक द्वारा प्रदत्त सतही क्षेत्रफल उसका विशिष्ट क्षेत्रफल कहलाता है, विशिष्ट क्षेत्रफल कहलाता है। और इसका मान पैलेडियम के लिए सर्वाधिक, प्लेटिनम के लिए उससे कम, ओरम के लिए उससे कम, और निकल के लिए उससे कम। ये विभिन्न धातुओं के विशिष्ट क्षेत्रफल का क्रम है। मतलब पैलेडियम पर गैस का अधिशोषण सर्वाधिक होगा, प्लेटिनम पर उससे कम, ओरम पर उससे कम, और निकल पर उससे भी कम होगा। तो आपका अधिशोषक किस प्रकार का है इस पर भी अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है।
अगर अधिशोषक रंध्र युक्त है, खुरदरा है, चूर्णित है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो अधिशोषण की दर भी बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कारक आता है दाब पर, दाब का प्रभाव। तीसरा, दाब का प्रभाव। देखो, दाब का प्रभाव कम ताप या नियत ताप पर ही दिखाई देता है। किसी गैस के अधिशोषण की मात्रा नियत ताप या कम ताप पर, स्थिर ताप पर गैस के दाब पर निर्भर करती है। गैस के अधिशोषण की मात्रा कम ताप या नियत ताप पर दाब पर निर्भर करती है। दाब पर निर्भर करती है। अब देखो, दाब के प्रभाव का अध्ययन करना है तो ताप को क्या रखना पड़ता है? स्थिर। तो स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा व दाब के मध्य जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं अधिशोषण समतापी वक्र। स्थिर ताप पर गैस के अधिशोषण की मात्रा, गैस के अधिशोषण की मात्रा x/m, n तो क्या है? अधिशोषक का द्रव्यमान, और x क्या है? अधिशोषित गैस की आयतन। तो गैस के अधिशोषण की मात्रा व दाब के मध्य ग्राफ को अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। ये वक्र कैसा बनता है? देखो, एक्स अक्ष पर तो आप दाब ले लो और इधर अधिशोषण की मात्रा ले लो, तो ये दाब ऐसा बनेगा। इस वक्र को, ये नियत ताप पर बनाया गया वक्र, नियत ताप पर, T कांस्टेंट है। 3 भागों में बांट सकते हैं। इस वाले पार्ट में जब दाब कम है, कम दाब पर x/, जो m है, वो दाब के समानुपाती। दाब बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रही है। मध्यम दाब पर जो x/m है वो p की पावर 1/n के समानुपाती होती है। और उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर नहीं करती। इस ग्राफ के बारे में आगे अपन फ्राइंडलिक समीकरण और फ्राइंडलिक वक्र में विस्तार से पढ़ेंगे। अब इतना समझ लीजिए कि दाब बढ़ाते हैं, कम दाब पर तो अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती है। उच्च दाब पर निर्भर नहीं करती, नियत हो जाती है अधिशोषण की मात्रा। और मध्यम दाब पर p की पावर 1/n के समानुपाती है। 1/n का मान 0 से 1 के मध्य होता है। क्या होता है? 0 से 1 के मध्य होता है। देखो, एक और वक्र देख लो। मान लीजिए एक ही गैस है, एक ही गैस के लिए मैं अलग अलग ताप पर, कम ताप और उच्च ताप पर दाब के प्रभाव का अध्ययन करता हूं। अधिशोषण की मात्रा और दाब के प्रभाव का अध्ययन, जैसे नाइट्रोजन गैस के लिए तो मैं देखता हूं कम ताप, जैसे 198 केल्विन ताप पर, तो ये वाला ग्राफ बनता है। 244 पे ये बनता है और 273 पे ये बनता है। तो इस ग्राफ से क्या पता लग रहा है कि जब ताप कम रखोगे तो दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की दर अधिक बढ़ेगी, दाब का प्रभाव अधिक रहेगा कम ताप। जैसे जैसे तुमने ताप बढ़ा दिया
तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा में क्या रह जाती है, कमी रह जाती है। तो एक ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दाब के प्रभाव का। ये इस अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। इस वक्र को क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट इसका। अब देखिए बता देता हूं, ये चौथा फैक्टर आता है आपका ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। देखो अधिशोषण है जो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिशोषण, अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी। बताया था ना, ऊर्जा मुक्त होती है। अब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में तो लाशातेलिए के अनुसार, लाशातेलिए के अनुसार ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अधिशोषण की मात्रा कम होगी और विशोषण की मात्रा बढ़ेगी। अधिशोषण की मात्रा तो कम होगी और विशोषण की मात्रा बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटेगा और उसकी विपरीत अभिक्रिया विशोषण बढ़ेगी, विशोषण बढ़ेगी। ठीक है ना। अब देखो भौतिक अधिशोषण पर क्या होता है और रासायनिक अधिशोषण, दोनों पर ताप का अलग अलग प्रभाव है। भौतिक अधिशोषण और इधर ले लेते हैं रासायनिक अधिशोषण। देखिए भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वान डेर वाल बल कार्य करते हैं, तो वो कमजोर बल से जुड़े रहते हैं। जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे तो अधिशोष्य गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। यहां पर क्या होगा, भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो विशोषण की दर भी बढ़ जाएगी ना, वो सतह को छोड़कर जाने लग जाएंगे, तो अधिशोषण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अधिशोषण घट जाएगा। तो यहां जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ को बोलते हैं अधिशोषण समदाबी वक्र। अधिशोषण समदाबी वक्र क्या होता है, लिख देता हूं मैं। स्थिर दाब पर, स्थिर दाब पर, अब की बार दाब को स्थिर रखा है क्योंकि ताप का प्रभाव देख रहे हैं। जब ताप का प्रभाव देखते हैं तो दाब को क्या रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। तो स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा, स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा व ताप के मध्य, ताप के मध्य ग्राफ क्या कहलाता है, अधिशोषण समदाबी वक्र। अधिशोषण समदाबी वक्र कहलाता है। जब हमने ताप का प्रभाव का अध्ययन किया था, ताप के प्रभाव के अध्ययन में तो अधिशोषण समदाबी वक्र है, और जब हमने दाब का प्रभाव का अध्ययन किया वहां अधिशोषण समतापी वक्र है। इनका अगर हम ग्राफ बनाते हैं x बाई एम और t के मध्य तापमान, तो देखो भौतिक अधिशोषण के लिए ग्राफ परवलयाकार बनेगा। कैसे बनेगा, परवलयाकार। क्यों बनेगा, क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे अधिशोषण की मात्रा घटेगी, अधिशोषण की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये आ गया आपका भौतिक अधिशोषण के लिए।
अब रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, ताप बढ़ाओगे आप, भाई ताप बढ़ाओगे, वहां पर रासायनिक बंध बन रहे हैं, रासायनिक बंध बनेंगे तो ताप बढ़ाने पर रासायनिक बंध बनते हैं, तो सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो सक्रियण ऊर्जा की मात्रा घट जाएगी। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, क्रियाकारकों को सक्रिय संकुल में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, तो सक्रिय ऊर्जा घट जाएगी तो अधिशोषण बढ़ जाएगा, बंध तेजी से बनेंगे, अधिशोषण भी बढ़ जाएगा। लेकिन ताप को और ज्यादा बढ़ाओगे तो वो बंध फिर टूटने लगते हैं, क्योंकि अधिशोष्य अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अधिशोष्य अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में आपका घट जाएगी, अधिशोषण की दर घट जाएगी, ताप, और ये x बाई एन, तो ये ऐसा बनेगा, पहले ताप बढ़ाने पर बढ़ी और उसके बाद घट गई। ये जो ग्राफ बना है ये रासायनिक अधिशोषण के लिए, भौतिक अधिशोषण पर ताप का अलग प्रभाव है, रासायनिक अधिशोषण पर अलग प्रभाव है। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट फैक्टर और है उसको पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, इसका लास्ट फैक्टर आता है आपका अधिशोषक का सक्रियण, अधिशोषक का सक्रियण बता लिया, ये समझ में आ गया ना। देखो ताप का जो प्रभाव है वो भौतिक अधिशोषण पर अलग है, रासायनिक अधिशोषण पर अलग है, दोनों का ग्राफ अलग अलग बनेगा। ये दोनों ग्राफ याद रखने हैं आपको, ये दोनों ग्राफ आपको याद रखने हैं। अब आता है अधिशोषक का सक्रियण, अधिशोषक का अधिशोषक का सक्रियण। अधिशोषक का सक्रियण क्या है, किसी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता में वृद्धि करना, किसी अधिशोषक की सक्रियण, किसी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता में, अधिशोषण क्षमता में वृद्धि करना अधिशोषक का सक्रियण कहलाता है। अब अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता में कैसे वृद्धि कर सकते हैं, उसका सक्रियण कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तो उसको हम खुरदरा और रंध्रयुक्त बना दें, ठोस को, किसी ठोस को खुरदरा, रफ, खुरदरा व रंध्रयुक्त बनाकर। दूसरा, चूर्णित कर बारीक ठोस को बारीक पीसकर चूर्णित कर बुरादा बना ले उसका, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और सी,
अधिशोषक के पर पहले से अधिशोषित अशुद्धियों को हटाकर, अधिशोषक पर से अशुद्धियों को हटा दें, अशुद्धियों को हटा दें। ऐसे हम अधिशोषक की सक्रियण क्षमता बढ़ा सकते हैं, अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ये 5 फैक्टर है: अधिशोषक की प्रकृति, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव और अधिशोषक का सक्रियण। इन 5 से अधिशोषण प्रभावित होता है। अगली क्लास में हम अधिशोषण के जो आपके ग्राफ हैं, फ्राइडलिक वक्र है, फ्राइडलिक वक्र को अच्छे से देखेंगे। वो दाब का प्रभाव ही है। फ्राइडलिक वक्र क्या है? दाब का प्रभाव है। उसके बाद हम विलियन प्रावस्था में अधिशोषण को पढ़ेंगे, विलियन प्रावस्था का अधिशोषण। उसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे वो इसकी एप्लीकेशंस का अध्ययन करेंगे, अधिशोषण के अनुप्रयोग, दैनिक जीवन में ये कहाँ कहाँ काम आता है। फिर ये अधिशोषण वाला जो टॉपिक है वो आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो आपका बचेगा वो केवल उत्प्रेरक, उत्प्रेरण बचेंगे और कोलाइडी वो चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, उसमें टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्राइडलिक समीकरण एवं वक्र। पिछली क्लास में मैंने आपको अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया था कि अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। उन कारकों में हमने एक कारक देखा था दाब, दाब का प्रभाव देखा था, और वहां पर हमने अधिशोषण समतापी वक्र बनाए थे। कौन से वक्र बनाए थे? अधिशोषण समतापी वक्र। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है फ्राइडलिक समीकरण एवं फ्राइडलिक वक्र। फ्राइडलिक समीकरण एवं अधिशोषण, अधिशोषण समतापी वक्र। देखिए, निश्चित ताप पर अगर हम अधिशोषण की मात्रा और दाब के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, अधिशोषण और दाब के प्रभाव के मध्य का अध्ययन करते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? अधिशोषण समतापी। उसी को क्या कहा जाता है? अधिशोषण समतापी, कि दाब परिवर्तन के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होती है। निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा दाब के साथ जिस प्रकार परिवर्तित होती है, उसे ही अधिशोषण समतापी कहते हैं। सबसे पहले फ्राइडलिक नामक वैज्ञानिक था, उसने 1909 में निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा और दाब के प्रभाव का अध्ययन किया था। 1909 में फ्राइडलिक ने 1909 में अध्ययन किया था, और उसने एक समीकरण दी थी जिसको अपन फ्राइडलिक समीकरण कहते हैं, और इसके लिए एक वक्र बनाया जिसको अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। वो ये क्या है? दाब के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, पर थोड़ा डिटेल से।
अच्छे से। दाब का मैंने प्रभाव बताया था कि अगर हम दाब और अधिशोषण की मात्रा के मध्य ग्राफ बनाएं, ये इधर एक्स अक्ष पे तो दाब ले लिया और वाई अक्ष पर क्या ले लिया अपन ने, अधिशोषण की मात्रा एक्स बाई एम। एक्स तो क्या है, अधिशोषित गैस की मात्रा, एम क्या है, अधिशोषक का द्रव्यमान। तो हमें जो ग्राफ था वो इस तरह से मिला था, याद है ना, पिछली क्लास में मैंने बताया था दाब के प्रभाव में जो हमें ग्राफ मिला था वो इस तरह से, मतलब इसका ढाल है जो कम दाब पे तो देखो सीधा है समानुपाती वाला, फिर ये थोड़ा कम हो गया और यहां जाके ये सीधी लाइन हो गई, समांतर हो गया एक्स अक्ष के समांतर। इसका मतलब दाब का कोई प्रभाव नहीं। तो इस ग्राफ को हमने 3 भागों में बांट दिया था। इस ग्राफ को हमने क्या किया था, 3 भागों में बांट दिया था। निम्न दाब पर तो जो x बाई एम है वो समानुपाती है P के, निम्न दाब पर तो ये P के समानुपाती है। ये निम्न दाब है, यहां पर ये निम्न दाब, लो प्रेशर लिखना, उधर लिख दूंगा। उच्च दाब पर जो x बाई एम है वो दाब से स्वतंत्र है, दाब से क्या है, स्वतंत्र है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, P0। दाब पर ये डिपेंड नहीं कर रही, अधिशोषण की जो मात्रा है वो दाब पर डिपेंड नहीं कर रही है। और मध्यम दाब पर इस जगह x बाई एम है जो वो समानुपाती है P की पावर 1/n के, ये है P की पावर 1/n। ये 3 भाग हो गए इस ग्राफ के, तो इसका एक एक का अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले निम्न दाब पर, निम्न दाब पर तो देखो निम्न दाब पर क्या है, x बाई एम समानुपाती P, समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो x बाई एन बराबर में k इंटू पी। k क्या है यहाँ, स्थिरांक है, k क्या है यहाँ पर, स्थिरांक है। तो ये तो निम्न दाब के लिए हो गई इक्वेशन, k क्या है, स्थिरांक। ठीक है भाई। अब उच्च दाब पर ले लो, उच्च दाब पर, उच्च दाब पर देखो x बाई एम समानुपाती क्या है, P0, P की घात 0, और P पर निर्भर नहीं करता। तो x बाई एम समानुपाती P0, समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा तो x बाई एम बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू P0, k इंटू P0। अब देखो जब किसी राशि की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा तो x बाई एम क्या हो जाएगा, बराबर k, और k क्या है, स्थिरांक। इसका मतलब अधिशोषण की मात्रा क्या हो गई है, स्थिर हो गई है। उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा जो दाब पर निर्भर नहीं करती, नियत हो जाती है। उच्च दाब पर निर्भर नहीं करेगी, दाब पर निर्भर नहीं करेगी, ये क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी उच्च दाब पर। ठीक है भाई, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सुन लीजिए, फ्राइडलिक समीकरण या अधिशोषण समतापी वक्र कोई अलग चीज नहीं है, ये केवल अधिशोषण की मात्रा पर दाब के प्रभाव की व्याख्या करता है। फ्राइडलिक ने 1909 में इसका अध्ययन किया था, उसने निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा पर दाब के प्रभाव का अध्ययन किया कि दाब परिवर्तित करने के साथ साथ अधिशोषण की मात्रा किस प्रकार से परिवर्तित होती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अधिशोषण समतापी। फ्राइडलिक ने इसके लिए जो इक्वेशन दी थी, ये इक्वेशन बनाई है, इन इक्वेशंस को अपन क्या बोलते हैं, फ्राइडलिक समीकरण। और इस जो ग्राफ बना वो ग्राफ क्या कहलाता है, अधिशोषण समतापी वक्र या फ्राइडलिक वक्र कहलाता है। फ्राइडलिक समतापी वक्र भी कह सकते हैं इसको अपन, अधिशोषण समतापी वक्र भी कह सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ भाई, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। तो अब देखिए आगे, अब आता है अपना मध्यम दाब पर। देखो निम्न दाब पर बता दिया,
उच्च दाब पर बता दिया। अब जो आता है ये आता है मध्यम दाब पर। मध्यम दाब की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट मध्यम दाब पर। हाँ भाई, मध्यम दाब पर आपने पढ़ा है x बाई एम समानुपाती p की पावर 1/n। मैं यहां क्या करता हूं साहब, x बाई एम समानुपाती का चिन्ह हटाया, नियतांक आ गया k p की पावर n, ये आ गया। यहाँ जो 1/n की वैल्यू है वो 0 से और 1 के मध्य कुछ भी हो सकती है। 1/n की वैल्यू 0 से 1 के मध्य होगी, ठीक है। अब देखो, मैं दोनों तरफ लॉग लेने पर, इस इक्वेशन के दोनों तरफ log n लेने पर, दोनों साइड log लेता हूं तो log 10 x बाई एम बराबर log 10 k इंटू पी की पावर 1/n, ठीक है। log के नियम बताए थे, log a इंटू बी है तो उसको अपन खोलेंगे तो log a प्लस log b हो जाता है। तो यहां पर इसको भी खोलोगे तो ये कैसे हो जाएगा, log 10 x बाई एम log 10 k प्लस log 10 p की पावर 1/n, ठीक है भाई। अब देखो, घात जो रहती है, घात आगे आ जाती है। जब log को सोल्व करते हैं तो घात क्या होती है, गुणा में आ जाती है आगे। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log 10 x बाई एम बराबर log 10 k प्लस 1/n इंटू log 10 p, ये। अब मैं मान लीजिए log 10 x बाई एम और log 10 p के मध्य ग्राफ बनाता हूं, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका यही कहलाती है आपकी फ्राइंडलिक समीकरण। ये वाली समीकरण क्या कहलाती है, फ्राइंडलिक समीकरण। मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं, किस किस के मध्य बना रहा हूं भाई, एक तो log 10 x बाई एम अधिशोषण की मात्रा का log, और एक दाब तो log 10 p के मध्य x एक्स पे log। तो ग्राफ कौन सा बनेगा, देखो इसको तो y एक्स पर लिया है y, ये यहां पर x एक्स पे लिया है log 10 p, ये हो गया x। x के साथ जो गुणा में होता है वो आपका ढाल होता है n, प्लस ये क्या आ जाएगा c अंतःखंड। तो y बराबर mx प्लस c वाला ग्राफ बनेगा, तो अपन को अंतःखंड भी छोड़ना पड़ेगा और फिर आएगा वो समानुपाती mx प्लस c वाला। तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ। इसको देखो आगे बढ़ाओगे तो ये तो क्या हो जाएगा, इसका अंतःखंड हो जाएगा log 10 k, log 10 k, c बराबर क्या है log 10 k। इसका जो ढाल होगा, यहाँ पे जो ढाल बनेगा वो थीटा, ये ढाल किसको बताएगा, 1/n को। 1/n की वैल्यू कौन बताएगा, ढाल n। ये तो ये इसका क्या हो गया, वक्र हो गया। ये किसके लिए, मध्यम दाब पर है। तो इस प्रकार से जो आपकी फ्राइंडलिक इक्वेशन है, फ्राइंडलिक इक्वेशन निम्न दाब पर तो अधिशोषण की व्याख्या करती है, लेकिन उच्च दाब पर अधिशोषण की व्याख्या को नहीं कर पाती या नहीं समझाती है, ठीक है भाई। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये पूरा आपका फ्रांडलिक समीकरण और अधिशोषण समतापी वक्र हो गया है। हाँ भाई, ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब देखिए अगला जो टॉपिक आता है वो है विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। विलयन प्रावस्था में अधिशोषण, ये भी विलयन प्रावस्था में जो अधिशोषण है ये भी कुछ कुछ फ्रांडलिक इक्वेशन से रिलेटेड है। अगला जो टॉपिक है आपका विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। विलयन प्रावस्था में अधिशोषण, देखिए विलयन प्रावस्था में अधिशोषण क्या होता है। देखो जब कोई विलयन है, किसी विलयन में द्रव के कण ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं। द्रव के जो अणु है वो ठोस अधिशोषक की सतह पर क्या हो रहे हैं, संचित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, विलयन प्रावस्था का अधिशोषण या विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। जब किसी विलयन में द्रव के अणु ठोस अधिशोषक के पृष्ठ पर संचित होते हैं तो इसे विलयन प्रावस्था में अधिशोषण कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, विलयन प्रावस्था में अधिशोषण कहते हैं। अब देखो विलयन प्रावस्था में अधिशोषण के अगर अपन एग्जांपल्स की बात करें तो आपके जैसे एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल के विलयन में चारकोल डालने पर उसकी सांद्रता में कमी आ जाती है। अगर मैं इसका उदाहरण बताऊं तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पता है ना आपको, CH3COOH, एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। एसिटिक अम्ल के विलयन में चारकोल डालने पर सांद्रता में कमी आ जाती है। अब सांद्रता में कमी क्यों आई है, क्योंकि जो चारकोल है वो क्या करता है, एसिटिक अम्ल के अणुओं को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, संचित कर लेता है। तो विलयन में विलय के अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब यही क्या है, विलयन प्रावस्था का अधिशोषण। या और एग्जांपल बताऊं, जो शर्करा का अशुद्ध विलयन होता है उस विलयन को रंगहीन करने के लिए, उसमें से अशुद्धि को हटाने के लिए हम जंतु चारकोल डालते हैं, उसमें जंतु चारकोल डाल मिलाया जाता है उसमें। दूसरा एग्जांपल अगर इसका देखें तो शर्करा के अशुद्ध विलयन को रंगहीन करने के लिए जंतु चारकोल मिलाया जाता है। जंतु चारकोल मिलाया जाता है।
ठीक है ना। तो ये इसके क्या हो गए, विलयन प्रवस्था में अधिशोषण के एग्जाम्पल हो गए, विलयन प्रवस्था में अधिशोषण के एग्जाम्पल। अब आता है कि विलयन प्रवस्था का जो अधिशोषण है इसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो सबसे पहला कारक तो सांद्रता ही है। विलयन की सांद्रता बढ़ाओगे तो विलयन प्रवस्था में अधिशोषण भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि द्रव के जो अणु है वो ठोस अधिशोषक पे ज्यादा से ज्यादा संचित होंगे। विलय की मात्रा बढ़ा रहे हो, सांद्रता बढ़ाने का मतलब क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के जो मोल है उनकी संख्या बढ़ा रहे हो, तो वो विलय के अणु है जो ठोस अधिशोषक पे क्या होंगे, अधिशोषित होंगे। तो सांद्रता बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ती है, अधिशोषण बढ़ता है। कब, सांद्रता बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ेगी। दूसरी चीज ताप, ताप बढ़ाओगे तो देखो द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो अधिशोषण की दर में क्या जाएगी, कमी, अधिशोषण की मात्रा कम होगी। टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर द्रव अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अतः अधिशोषण कम होगा, बंद टूट जाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ने पर। तो ये ताप का प्रभाव हो गया। तीसरा, अधिशोष्य व अधिशोषक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आप एसिटिक अम्ल के विलयन में चारकोल ना डाल के और कोई सा पदार्थ डालो तो अधिशोषण की दर घट जाएगी, ठीक है ना। तो वही कारक हैं जो अपन ने पढ़े जनरल, अधिशोष्य व अधिशोषक की प्रकृति पर, और चौथा आता है आपका ठोस अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, ठोस अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, वो ये कोई अलग से नहीं है, ठीक है भाई। तो ये कारक हैं जो कि आपके विलयन प्रवस्था में अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। विलयन प्रवस्था का अधिशोषण क्या है, जब किसी विलयन में द्रव के अणु ठोस अधिशोषक पर के पृष्ठ पर संचित होते हैं या एकत्रित होते हैं तो उसे अपन बोलते हैं विलयन प्रवस्था का अधिशोषण। इसका उदाहरण क्या है, जैसे एसिटिक अम्ल के विलयन में चारकोल डालने पर सांद्रता में कमी आ जाती है, या शर्करा के अशुद्ध विलयन को रंगहीन करने के लिए इसमें जांतव चारकोल मिला दिया जाता है। तो ये विलयन प्रवस्था का ही अधिशोषण है। इसको प्रभावित करने वाले कारक सांद्रता बढ़ाएंगे, सांद्रता एक तरह से दाब से रिलेटेड है, दाब बढ़ाते हैं तो अधिशोषण बढ़ता है, ऐसी सांद्रता बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ेगा। ताप बढ़ाओगे द्रव अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अधिशोषण घट जाएगा। अधिशोषण व अधिशोषक की प्रकृति पर दोनों बदल जाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा भी बदल जाएगी, और ठोस अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है देखो विलयन प्रवस्था में जो अधिशोषण है इसकी व्याख्या कुछ सीमा तक फ्राइडलिक समीकरण द्वारा की जाती है। फ्राइडलिक समीकरण द्वारा, फ्राइडलिक समीकरण, देखो फ्राइडलिक समीकरण द्वारा अपन को पता है वही चीज कि x बाई एम समानुपाती, यहां पर दाब की जगह क्या लोगे आप, सांद्रता, तो P की जगह यहां पर C आएगा, C की पावर 1/n
समानुपाती का चिन्ह हटाया, P बराबर में K इंटू सी की पावर 1/n। इसके दोनों तरफ log ले लो, फ्रेंडली इक्वेशन बन जाएगी log 10 x/m बराबर में log 10 K प्लस log 10 सी की पावर 1/n। 1/n को आगे लोगे, log 10 x/m log 10 K प्लस 1/n इंटू log 10 C, डिफरेंट इक्वेशन। इसके लिए वही ग्राफ बनेगा, कौन सा ग्राफ बनेगा, जो कि आपका हमने अभी बनाया था, log 10 C और log 10 x/n, ये वाला ग्राफ, जिसमें ये आपका अंतःखंड हो जाएगा log 10 के, ये जो ढाल बनेगा थीटा 1/n की वैल्यू बताएगा। ठीक है भाई, ये आपका क्या हो गया, कुछ सीमा तक ये विलियन प्रावस्था में जो फ्राइडलिक समीकरण है ये अधिशोषण की व्याख्या करती है, कंप्लीटली नहीं है। ठीक है भाई, इसका वो ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अब देखिए यहां पर अपना अधिशोषण का जो टॉपिक है ये समाप्त हो रहा है, अधिशोषण का टॉपिक समाप्त हो रहा है। इसमें अधिशोषण का लास्ट वो बचा है पॉइंट, क्या है, अधिशोषण के अनुप्रयोग। ये अनुप्रयोग देखो आपको अपने बुक में से अपने आप लिखने हैं, थ्योरेटिकल है, ज्यादा कोई कुछ नहीं है। अनुप्रयोग याद रखने की कहाँ कहाँ काम आता है, मैं इनको शॉर्ट में बता रहा हूं। अधिशोषण के अनुप्रयोग, उद्योगों में, चिकित्सा क्षेत्र में, सभी में इसका उपयोग है। अधिशोषण के अनुप्रयोग, देखो पहला जो इसका अधिशोषण के अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग है इसका उच्च निर्वात उत्पन्न करने में, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। देखिए निर्वात क्या होता है, जहां पर कोई गैस ना हो, कोई भी माध्यम ना हो। तो मान लीजिए किसी पात्र में यहाँ पे अपन को निर्वात उत्पन्न करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें या तो सिलिका जेल डाल दो, नमी को अधिशोषित कर लेगी, या प्लेटिनम की रोड डाल दो तो हाइड्रोजन गैस को अधिशोषित कर लेगी और फिर उनको निकाल लो। तो मतलब निर्वात उत्पन्न करने में भी अधिशोषण का उपयोग होता है। भाई पहले तो आप मोटर के द्वारा, निर्वात पंप के द्वारा इसकी एयर निकाल दो, फिर जो थोड़ी बहुत नमी और गैस बच जाएगी उसको अपन क्या करेंगे, इसमें सिलिका जेल डालकर उस नमी को अधिशोषित कर लेंगे, या इसमें चारकोल डाल देंगे जो बची हुई गैस को भी क्या कर लेगी, अधिशोषित कर लेगी, तो इसमें निर्वात उत्पन्न हो जाएगा। तो पहला अनुप्रयोग तो इसका क्या है, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। दूसरा जो इसका अनुप्रयोग है गैस मास्क में। जो मजदूर कोयले की खानों में जाते नीचे या खनन का कार्य करते हैं, खनिज का उत्पादन करते हैं, खनिज को खोद के लाते हैं भूमि से, तो नीचे देखो काफी गैसें रहती हैं, जहरीली गैसें रहती हैं।
और वैसे ही वहां पे दम घुटता है क्योंकि बहुत सारी गैसें रहती है। तो वो क्या करते हैं, जो मास्क लगाते हैं उस मास्क में एक चारकोल का टुकड़ा पटक लेते हैं। वो चारकोल का टुकड़ा क्या करता है, जहरीली गैसों को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को, सल्फर डाइऑक्साइड को, इन गैसों को CO2, SO2, NH3, इनका अधिशोषण ज्यादा करता है। तो चारकोल के कारण उन गैसों का तो अधिशोषण हो जाता है, केवल ऑक्सीजन गैस है जो श्वसन के लिए मिलती है। तो गैस मास्क में भी, कोयले की गैस मास्क में इसी का उपयोग किया जाता है अधिशोषण का। किसके द्वारा, गैस मास्क में चारकोल डालकर, ठीक है ना, कोयले की खानों में जो रहता है। तीसरा, आर्द्रता पर नियंत्रण, ये मैंने शुरू में भी बताया था, आर्द्रता पर नियंत्रण। नमी को अधिशोषित कौन करती है, सिलिका, मृत्तिका या सिलिका। सिलिका अधिशोषित करती है। तो अपन क्या करते हैं, पैकिंग के जो सामान होते हैं उन पैकिंग के सामानों में क्या डाल देते हैं, सिलिका डाल देते हैं। तो सिलिका नमी नहीं होने देती और हमारी वस्तु खराब नहीं होती, सिलिका का उपयोग किया जाता है। ये सब अधिशोषण के ही अनुप्रयोग है भाई। चौथा, विलयनों को विरंजित करने में, अभी पढ़ा था ना विलयन प्रवस्था का अधिशोषण, विलयन को विरंजित करने में शर्करा का जो अशुद्ध विलयन होता है उसमें जानता चारकोल डाला जाता है, जिसके कारण वो जानता चारकोल डालने से उसका जो अशुद्धि है वो दूर हो जाती है, वो उस पर अधिशोषित हो जाती है। ठीक है भाई। फिर है विस्मांगी उत्प्रेरण में, इसको अपन पढ़ेंगे आगे। विस्मांगी उत्प्रेरण 10th क्लास में आपने उत्प्रेरक वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड है उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। विस्मांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण का सिद्धांत ही काम करता है। इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा वहीं पर, कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें क्रियाकारक तो अलग भौतिक अवस्था में रहते हैं और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग होती है, तो उसी को अपन बोलते हैं विस्मांगी उत्प्रेरण। तो विस्मांगी उत्प्रेरण के रूप में प्लेटिनम, पैलेडियम आदि धातुओं का उपयोग किया जाता है, वहां पर भी अधिशोषण का सिद्धांत काम में आता है। इसके बाद है अक्रिय गैसों का पृथक्करण। अक्रिय गैसों का पृथक्करण। देखिए, कुछ गैसें तो ऐसी होती हैं जो सक्रिय होती हैं और कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो अक्रिय होती हैं। तो अक्रिय गैसों को नारियल चारकोल द्वारा विभिन्न तापों पर अलग अलग किया जाता है। इसके लिए अपन कौन सा चारकोल काम में लेते हैं, नारियल चारकोल। और लास्ट अपना आता है इसमें चिकित्सा में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में यह एक झाग प्लवन विधि है, धातुओं के शुद्धिकरण सांद्रण में। झाग प्लवन विधि में भी इसी का उपयोग होता है। वहां पर चीड़ का तेल या तारपीन का तेल काम में लिया जाता है झाग कारक के रूप में। चीड़ या, इसको भी इससे अगले चैप्टर में है, झाग प्लवन विधि सांद्रण की, चीड़ या तारपीन का तेल, ये अशुद्धियों का क्या करता है, अशुद्धियों को ऊपर ले जाता है। और वर्णलेखिकी स्तंभ में भी इसका उपयोग किया जाता है। वर्णलेखिकी, क्रोमेटोग्राफी, वर्णलेखिकी स्तंभ मतलब किसी पदार्थ का स्तंभ बना लिया जाता है और उसमें ऊपर से द्रव डाले जाते हैं, तो उनका अधिशोषण अलग अलग मात्रा में होता है। तो जो मिश्रण है उसमें से उसके अवयव अलग अलग जगह एकत्रित हो जाते हैं। ये कुछ यहाँ हो गए, कुछ यहाँ हो गए, कुछ यहाँ।
तो अलग अलग जगह उनकी लेयर बन जाती है। वो क्यों बनती है? क्योंकि अलग अलग अधिशोषित होने की दर क्या होती है? अलग अलग। कुछ यहीं पर अधिशोषित हो जाते हैं, कुछ नीचे जाके होते हैं और कुछ और भी नीचे जाते हैं। तो वर्णलेखिकी स्तंभ में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपका जियोलाइट है, जियोलाइट इसको भी अपन पढ़ेंगे उत्प्रेरण वाले उसमें। तो जियोलाइट में भी अधिशोषण का ही सिद्धांत काम में आता है, वहां पर भी अधिशोषण है। वहां पर भी जो आपके क्रियाकारक के अणु हैं वो जियोलाइट के छिद्रों पर व्यवस्थित हो जाते हैं। कठोर जल को मृदु बनाने में जियोलाइट का उपयोग कहाँ होता है? कठोर जल को मृदु बनाने में। 10 ये कठोर जल को मृदु करने में, ये टॉपिक आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनके कारण जो अशुद्धियां होती है तो उसको दूर करने में जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। वहां पूरी विधि बताई थी जियोलाइट की। तो ये आपके जो आज अधिशोषण है वो इस क्लास में समाप्त हो गया है। कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण। ठीक है? ओके डियर स्टूडेंट्स।